अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। हम इसमें ग्रीन हाउस गैसेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वाटर वेपर, ये इसकी लार्जेस्ट अमाउंट आपको देखने को मिलेगी अमंग ऑल द ग्रीन हाउस गैसेज बाय वॉल्यूम एंड बाय वेट, और ह्यूमंस इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज्यादा एमिशन कौन सी कंट्री करती है? कौन सी कंट्री? यूएसए, चाइना? कौन सी? चाइना सबसे नंबर 1 पे करती है, यूएसए नंबर 2 पे करती है, और यूरोपियन यूनियन ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन नंबर 3 पे करती है। इंडिया नंबर 4 पे करती है, दैट इज 6.43। अब हम एक एक करके सारे गैसेज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों सोर्स देखने को मिलेंगे। नेचुरल सोर्स कौन से है? आप बेसिकली ओशियन में एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज की वजह से, प्लांट और एनिमल्स रेस्पिरेशन की वजह से, सॉइल रेस्पिरेशन की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड के ये सारे नेचुरल रिसोर्स आपको देखने को मिलेंगे। और हाईएस्ट एमिटिंग इंडस्ट्री कौन सी है, मतलब कि मैन मेड कौन सी है? ये आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा CO2 एमिशन होती है। और टॉप एमिटर्स कौन सी है? चीना, यूएसए और इंडिया। ठीक है। पर इंडिया का जो एमिशन है वो 5 टाइम्स कम है, मतलब 5 गुना कम है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन है। मीथेन नेचुरली कहाँ कहाँ से निकलती है? जैसे वेटलैंड से, वॉल्केनो से, वाइल्ड फायर से, ठीक है, ओशियंस में से। ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से है इसके लिए? जैसे एग्रीकल्चर में कैटल, कैटल्स का जो डंग होता है, कैटल्स का जो वेस्ट पदार्थ होता है उनसे, लैंडफिल से, क्रूड ऑयल और गैस प्रोडक्शन से, इन सब जगह से मीथेन आपको देखने को मिलेगी। देन नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नेचुरल सोर्स कौन सा है? बैक्टीरिया इन द सॉइल एंड द ओशियंस। जो समुद्रों में और मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड आपको देखने को मिलती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और ह्यूमंस कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस गैस के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए? जैसे एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलता है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज करने के बाद, ठीक है, लाइफ स्टॉक का यूरिन और मैन्योर की वजह से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो ये सारे रीजन्स है नाइट्रस ऑक्साइड के, ह्यूमन रीजन्स। उसके बाद फ्लोरिनेटेड गैसेज जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इनका बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है। मोस्ट पोटेंट एंड द लॉन्गेस्ट लास्टिंग ग्रीन हाउस गैसेज होती है ये तीनों की तीनों। ये रिमूव्ड ओनली व्हेन डिस्ट्रॉयड बाय द सनलाइट इन द फार अपर एटमॉस्फेयर। ये कब खत्म होती है? जब ये अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है तो सनलाइट से खत्म होती है ये। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? रेफ्रिजरेंट्स में होते हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में होते हैं, सॉल्वेंट्स में होते हैं। और परफ्लोरोकार्बन्स का यूज कहाँ पे होता है? एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में होते हैं। एक आइडिया रखना कि फ्लोरिनेटेड गैसेज का यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं और इनके क्या फीचर्स हैं। इनका हाई वार्मिंग पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इनका हाई। अब अगर बात करें ग्रीन हाउस गैसेज एंड लाइफ टाइम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, सबसे पहले CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 है। अब इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा आप देखो किसके? SF6 के, SF6 का। तो ये ध्यान में रखना है। लाइफ टाइम की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा टाइम तक भी कौन सी रहेगी? SF6 रहेगी। तो ऑलरेडी ये जो इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बस आप इनका ऑर्डर एक ध्यान में रखिए। ठीक है। मीथेन की जो लाइफ टाइम है वो सिर्फ 12 साल होती है। CO2 की लाइफ टाइम 100 साल होती है। सो इसमें से इतना डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेनली ये गैसेज का नाम ध्यान में रखिए। कार्बन 2 से 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन और ब्लू कार्बन। ठीक है। ब्लू कार्बन तो बेसिकली कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक और मरीन कार्बन सिंक्स पे। ये बेसिकली काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ब्लू कार्बन। ब्राउन कार्बन क्या होता है? लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर, एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो लाइट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस को ये इंक्रीज करते हैं। और इसका सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक बायोमास को जब आप जलाते हो, ऑर्गेनिक बायोमास को जलाने के बाद आपको ब्राउन कार्बन देखने को मिलते हैं। और ब्लैक कार्बन या फिर सूट, सबसे पहले ये इसका सोर्स क्या है? जब भी आप किसी बायोमास को जलाओगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। जब भी आप सॉलिड फ्यूल्स को जलाओगे तब आपको ब्लैक कार्बन देखने को मिलेगा। जब डीजल एग्जॉस्ट होता है, डीजल को जलाते हैं, तब आपको ब्लैक कार्बन देखने को मिलेगा।
ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक सॉलिड पार्टिकल्स, और इफेक्ट क्या रहेगा एटमॉस्फेयर के ऊपर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ द सनलाइट है और इसकी वजह से एल्बिडो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। तो लाइफ टाइम कुछ दिन हो सकते हैं या कुछ वीक्स हो सकते हैं। तो ब्लैक कार्बन बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है। ब्राउन कार्बन मतलब कि नेगेटिव इन द सेंस कि ग्रीन हाउस गैस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है ये। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ द सनलाइट है ब्राउन कार्बन, ब्लू कार्बन। तो एक प्रोजेक्ट सूर्य आपको देखने को मिलेगा फॉर रिडक्शन ऑफ द ब्लैक कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। हमें ब्लैक कार्बन को रिड्यूस करना है एटमॉस्फेयर में, तो इसके लिए प्रोजेक्ट सूर्या। उसके बाद क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन। सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज, ये 6 ग्रीन हाउस गैसेज थे और ये 3 कार्बन के फॉर्म्स थे, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कार्बन। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये कौन कौन सी गैसेज है, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्सा फ्लोराइड।